कक्षा 10 जीव विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर 2026 के लिए एक क्वेश्चन है, इसको पहले देख लेते हैं। जिसमें कहा गया है कायिक परिवर्धन, यानी कायिक परिवर्धन क्या है, कायिक परिवर्धन के लाभों को संक्षेप में समझाइए। यानी जब पौधे में बीज के स्थान पर जड़, तना या पत्ती जैसे कायिक यानी शारीरिक भागों से नए पौधों का निर्माण होता है तो उसे कायिक परिवर्धन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह कायिक मतलब होता है सोमैटिक सेल्स, यानी ऐसे सेल्स जिनसे हम एक पौधे को उत्पत्ति कर सकें। यानी वो कुछ भी हो सकता है, आप तना हो सकता है, पत्ती हो सकता है, या आपका क्या नाम है इसमें पत्ते हो सकते हैं। इन सभी से हम एक नए पौधे की उत्पत्ति कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका दिया है आलू एक तना है, अदरक है तना है, प्याज है तना है, शकरकंद, इन सभी से हम इनके क्या होते हैं, इनसे कायिक बॉडी यानी सोमैटिक सेल से हम एक नए जीव के नए पौधे की उत्पत्ति कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है, तो इसका ये आंसर हो जाता है, याद रखिएगा। लाभ क्या होते हैं इससे, यानी कि ये बहुत तेजी के साथ पौधे यानी कि तेजी से पौधों की प्राप्ति होती है। इससे बहुत जल्दी से जल्दी इससे पौधे बन जाते हैं, जल्दी कम समय में जल्दी बन जाता है। मूल पौधे के समान गुणों वाले पौधे बनते हैं, यानी इसे हम क्लोन कह सकते हैं। क्लोन का मतलब होता है कि जो भी पौधा होता है उसका सेम टू कॉपी बन जाता है, इसे हम लोग क्लोन कहते हैं। इसमें ये जो क्लोनिंग होता है ये अलैंगिक जनन के द्वारा बनते हैं, यानी सेम सेल है जो फोटो कॉपी जैसे बनते हैं वो हो जाते हैं। दूसरा अगला उदाहरण आपका बीज रहित, यानी कि इसमें सीड जो होता है, जो उसके अंदर बीज पाए जाते हैं उसकी मात्रा बहुत कम होती है, इसे हम सीडलेस कहते हैं। या बीज रहित पौधे जैसे केला हो गया, अंगूर हो गया, का प्रवर्धन संभव होता है। अब हम टिप्पणी की बात करेंगे, यानी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम लगभग 18 टिप्पणियों की बात करेंगे। इन 18 टिप्पणियों में आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग आपको 10 नंबर से, यानी कि जो 25 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जीव विज्ञान में, उसमें लगभग 10 नंबर से ज़्यादा आपका टिप्पणियां पूछी जाती हैं। उन सभी टिप्पणियां इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। तो देखते हैं एक एक करके। जैसे इसमें पहला है आपका, जिसे हम लोग सिनेप्सिस कहते हैं। दूसरा आपका हो जाता है आहार श्रृंखला में सूर्य के पौधे का महत्व, सूर्य के प्रकाश का महत्व, क्या महत्व होता है सूर्य का श्रृंखला में। तीसरा आपका ऑक्सीजन हो जाता है। चौथा आपका कचरा प्रबंधन, फिर राइजोप्स में बीजाणु समासंग, उसके बाद बीज अंकुरण, ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है। उसके अलावा प्रत्यावर्ती चाप क्या होता है, मानव में वृद्धि हार्मोन कौन कौन से होते हैं, लसिका क्या होती है, और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं। उसके बाद पोषी स्तर क्या होता है, ब्रायोफिल्म क्या होता है, बीज क्या होता है, और पादप हार्मोन में उद्दीपन जो होता है वो क्या होता है, पौधों में गति, मानव मस्तिष्क और प्लेटलेट्स। इतनी टिप्पणियां होती हैं बोर्ड एग्जाम में, ये बहुत ही क्या नाम है इंपॉर्टेंट है। इसको निकाल करके बड़े मेहनत के साथ इसको निकाला गया ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आप गेन कर सके। इन सभी को तैयार कर लेते हैं। अगर आप 18 हो तो आपको 100% आपको जितनी टिप्पणियां जीव विज्ञान में पूछी जाएंगी उससे बाहर कुछ नहीं होगा, सारे आपको मिल जाते हैं। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसे कहते हैं सिनेप्सिस, अंतर्ग्रथन सिनेप्सिस कहा जाता है। यानी सिनेप्सिस क्या होता है, सिनेप्सिस वह प्रक्रिया है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, यानी सिनेप्सिस वह प्रक्रिया है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के दौरान समजात गुणसूत्र यानी होमोलॉगस जो समजात गुणसूत्र होते हैं उन आपस में आपस में पास पास आकर युग्म यानी जोड़ा बना लेते हैं। यह प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के प्रोफेज यानी जिसमें जाइगोटिन अवस्था आती है उसमें होती है। तो इतना आपको लिखना होता है। यानी कि ये जो सिनेप्सिस की क्रिया होती है अर्धसूत्री विभाजन में होती है। अर्धसूत्री विभाजन के क्या नाम है, फर्स्ट में जो प्रोफेज अवस्था होती है उसमें जाइगोटिन अवस्था आती है, वहां पे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में जुड़ करके एक युग्म का निर्माण करते हैं, उसी क्रिया को हम लोग सिनेप्सिस कहते हैं। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, अब हम टिप्पणी की बात करेंगे, यानी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम लगभग 18 टिप्पणियों की बात करेंगे। इन 18 टिप्पणियों में आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग आपको 10 नंबर से, यानी कि जो 25 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जीव विज्ञान में, उसमें लगभग 10 नंबर से ज़्यादा आपका टिप्पणियां पूछी जाती हैं। उन सभी टिप्पणियां इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। तो देखते हैं एक एक करके। जैसे इसमें पहला है आपका, जिसे हम लोग सिनेप्सिस कहते हैं। दूसरा आपका हो जाता है आहार श्रृंखला में सूर्य के पौधे का महत्व, सूर्य के प्रकाश का महत्व, क्या महत्व होता है सूर्य का श्रृंखला में। तीसरा आपका ऑक्सीजन हो जाता है। चौथा आपका कचरा प्रबंधन, फिर राइजोप्स में बीजाणु समासंग, उसके बाद बीज अंकुरण, ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है। उसके अलावा प्रत्यावर्ती चाप क्या होता है, मानव में वृद्धि हार्मोन कौन कौन से होते हैं, लसिका क्या होती है, और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं। उसके बाद पोषी स्तर क्या होता है, ब्रायोफिल्म क्या होता है, बीज क्या होता है, और पादप हार्मोन में उद्दीपन जो होता है वो क्या होता है, पौधों में गति, मानव मस्तिष्क और प्लेटलेट्स। इतनी टिप्पणियां होती हैं बोर्ड एग्जाम में, ये बहुत ही क्या नाम है इंपॉर्टेंट है। इसको निकाल करके बड़े मेहनत के साथ इसको निकाला गया ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आप गेन कर सके। इन सभी को तैयार कर लेते हैं। अगर आप 18 हो तो आपको 100% आपको जितनी टिप्पणियां जीव विज्ञान में पूछी जाएंगी उससे बाहर कुछ नहीं होगा, सारे आपको मिल जाते हैं। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसे कहते हैं सिनेप्सिस,
अंतग्रथन सिनेप्सिस कहा जाता है। यानी सिनेप्सिस क्या होता है? सिनेप्सिस वह प्रक्रिया है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, यानी सिनेप्सिस वह प्रक्रिया है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के दौरान समजात गुणसूत्र यानी होमोलॉग जो समजात गुणसूत्र होते हैं उन आपस में आपस में पास पास आकर युग्म यानी जोड़ा बना लेते हैं। यह प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के प्रोफेज यानी जिसमें जाइगोटिन अवस्था आती है उसमें होती है। तो इतना आपको लिखना होता है। यानी कि ये जो सिनेप्सिस की क्रिया होती है अर्धसूत्री विभाजन में होती है। अर्धसूत्री विभाजन के यानी हमें फर्स्ट में जो प्रोफेज अवस्था होती है उसमें जाइगोटिन अवस्था आती है, वहाँ पे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में जुड़ करके एक युग्म का निर्माण करते हैं, उसी क्रिया को हम लोग सिनेप्सिस कहते हैं। दूसरा हम लोग देख लिया शाखाओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है, यानी शीर्ष जो उसका मुख्य काम है क्या है कि शाखाएं जो उसकी शाखाएं ब्रांच जो निकली होती है उनकी वृद्धि को नियंत्रित करता है। यानी अगर ये नहीं रहेगा तो ये नियंत्रण नहीं हो पाता है, वृद्धि नहीं हो जाता है, बहुत चीजें इसमें रुकावटें आ जाती है। उसके अलावा क्या जड़ों के निर्माण में सहायक होती है, यानी कि जिसका जड़ बनता है जिसे हम रेडिकल कहते हैं उसके निर्माण में ये मदद करता है। लास्ट पॉइंट इसका फल के विकास में सहायता करता है, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है फल के निर्माण में उसके विकास में उसकी वृद्धि में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगला टॉपिक देखते हैं चौथा टॉपिक जो है आपका वो है कचरा प्रबंधन। कचरा क्या होता है? कचरा प्रबंधन मतलब जो कूड़ा करकट होता है उसको कैसे हम लोग व्यवस्थित करते हैं, कैसे क्या करते हैं, जो जिसका बहुत ज्यादा फर्क हम लोग के स्वास्थ्य पे पड़ता है, समाज पे पड़ता है। आसपास गंदगी होगा तो बीमारियां फैलती है, तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है? यानी कचरा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उत्पन्न कचरे का संग्रह, पृथक्करण, उपचार और सुरक्षित निपटान, मतलब उसको कैसे निपटारा किया जाता है कि ये कचरा है तो इसको कैसे हम लोग सेफ रहें, इससे कैसे इसका डिकम्पोज करें, क्या करते हैं वो होता है, ताकि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। यानी कचरा प्रबंधन जो होता है उसमें जो भी घर से जो किचन से कूड़ा करकट निकलता है या जो घर से निकलता है या और भी चीज़ें होती हैं, पॉलीथीन और भी चीज़ें जो होती हैं, उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है, उससे कैसे निपटारा लिया जा सकता है जिससे उसका दुष्प्रभाव हम लोगों के ऊपर यानी कि जंतुओं के ऊपर, मानव के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर ना पड़े, तो इसका प्रबंधन कहलाता है। कचरा प्रबंधन का महत्व क्या है? देखिए, महत्व में पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है। कचरा प्रबंधन है तो उसको हम लोग सुरक्षित रखेंगे तो इससे पर्यावरण दूषित नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है स्वास्थ्य संबंधी रोगों से बचाओ, यानी कि इससे जो बीमारियां फैलती हैं उनसे हम लोग बच सकते हैं अगर अच्छे तरीके से प्रबंधन करते हैं, उसका निपटारा करते हैं। तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग द्वारा संसाधनों से बचत होती है, यानी उसका कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं कूड़ा करकट जिसको रिसाइकलिंग करके दोबारा बनाया जा सकता है। तो ये कह रहा है इससे संसाधनों में बचत होती है, कम खर्च, मतलब उसका दोबारा हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये इतना आपका टिप्पणी हो जाता है। उसके बाद पांचवा आपका हो जाता है राइजोपस में बीजाणु समासंग, यानी राइजोपस एक प्रकार का कवक होता है जिसे हम लोग फंगस कहते हैं, जिसमें अलैंगिक जनन होता है। यानी जो जनन होता है दो प्रकार से होता है, एक होता है अलैंगिक, एक होता है लैंगिक। एक और आपका होता है जिसे कायिक जनन कहते हैं। तो तीन होता है लेकिन मेनली हमको दो ही ध्यान रखना है, एक लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। तो राइजोपस में जो जनन होता है वो आपका कैसा होता है? अलैंगिक जनन होता है, जिसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। के दौरान यानी कि अलैंगिक जनन के दौरान बीजाणु समासंग यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियम कहते हैं का निर्माण होता है। बीजाणु समासंग विशेष संरचना है जिसमें बीजाणु यानी कि जो स्पोर होते हैं वो बनते हैं, तो समासंग के द्वारा ही स्पोर का निर्माण होता है। यह कह सकते हैं एक प्रकार का जनन होता है। छठा आपका जो टॉपिक है वो बीज अंकुरण, यानी जो बीज अंकुरित होता है उस पर पूछा जाता है कि बीज अंकुरण पर टिप्पणी लिखी। उसमें क्या है कि बीज अंकुरण वह प्रक्रिया है जिसमें अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर बीज से नए पौधे का विकास प्रारंभ होता है। इस प्रक्रिया में बीज के अंदर स्थित भ्रूण सक्रिय हो जाता है और जड़ तथा तना विकसित होने लगता है। मतलब यह ऐसी क्रिया होती है जिससे बीज को अगर आप किसी नमी देंगे तो उसमें जो उसके अंदर जो भ्रूण होता है वो ग्रोथ करने लगता है, यानी उसका विकास होगा और प्लूम्यूल और रेडिकल बनते हैं, यानी कि उसी से आपका क्या नाम प्रांकुर और मूलांकुर बनते हैं और एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो ये इतना आपको इसमें लिखना होता है। उसके बाद सातवां आपका है ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे इनके बारे में आपको बताना है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल एक वैज्ञानिक थे, सबको पता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, यानी आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद इनका जन्म जो हुआ था 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक, उन्होंने मटर के पौधे यानी जिसे हम लोग पाए थे इसका बॉटेनिकल नेम यानी वनस्पतिक नेम जो पौधा है मटर है उसका होता है पाइसम सटाइवम, पर प्रयोग करके वंशागत के मूल नियमों का प्रतिपादन किया था। तो आप कह सकते हैं कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे आनुवंशिकी के पिता थे, इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मटर के पौधे का जो वनस्पतिक नाम है उसे हम पाइसम सटाइवम कहते हैं। तो पाइसम सटाइवम पर इन्होंने इसका क्या नियमों का प्रतिपादन किया था। क्या योगदान दिया था इन्होंने? तो इन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला है आपका पृथक्करण का नियम, दूसरा आपका स्वतंत्र व्यूहन का नियम है यानी स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम या स्वतंत्र व्यूहन का नियम कहते हैं, और तीसरा आपका है आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की व्यवस्था, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं इसकी व्यवस्था उन्होंने बताया था। अब आगे चलते हैं। आठवां आपका जो है वो प्रत्यावर्ती चाप। प्रत्यावर्ती चाप क्या होती है? जैसे आप किसी चीज को टच करते हैं तो आपको एहसास होता है कि वो गर्म है, ठंडा है या हमारे लिए हानिकारक है, तो उसकी सूचना हमारे ब्रेन तक जाती है, फिर ब्रेन से उसका रिफ्लेक्शन होता है और हम उस चीज से हटा लेते हैं। इसी को प्रत्यावर्ती चाप कहते हैं।
अब देखिए इसे हम लोग रिफ्लेक्ट आर्क कहते हैं, यानी प्रत्यावर्ती चाप वह तंत्रिका मार्ग है, प्रत्यावर्ती चाप वह तंत्रिका मार्ग है, प्रत्यावर्ती चाप वह तंत्रिका मार्ग है जिसके द्वारा किसी आकस्मिक उत्तेजना पर त्वरित एवं अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। यह प्रतिक्रिया प्रायः मेरुरज यानी स्पाइनल कार्ड द्वारा नियंत्रित होती है, यानी कि ब्रेन द्वारा नहीं, स्पाइनल कार्ड द्वारा नियंत्रित होती है, तुरंत नियंत्रित होती है। यानी अचानक किसी चीज को, जैसे रात में आप चल रहे हैं, अचानक रस्सी पैर के नीचे पड़े, आप तुरंत हटा लेते हैं, तो ये प्रत्यावर्ती चाप के अंतर्गत आता है। अब इसका क्या, प्रत्यावर्ती चाप के घटक क्या क्या होते हैं? तो एक होता है ग्राही, जिसे रिसेप्टर कहते हैं, जो सूचनाओं को ग्रहण करता है, यानी उत्तेजना को ग्रहण करता है। दूसरा आपका संवेदी तंत्रिका यानी सेंसरी नर्व्स होते हैं, से बना होता है और इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं, परंतु श्वेत रक्त कणिकाएं यानी जिसे लिम्फोसाइट कहते हैं पाई जाती है। यानी लसिका एक प्रकार का हम कह सकते हैं रंगहीन तरल पदार्थ होता है, जिसमें क्या नाम है, सफेद यानी कि जो आपका WBC होता है उससे उसमें ये पाई जाती हैं, इसमें RBC नहीं होता है। कार्य क्या होता है इनका? तो कार्य अगर देखें तो ऊतकों के अतिरिक्त द्रव को एकत्र कर पुनः रक्त में पहुंचाना, यानी ऊतकों में जो अतिरिक्त द्रव होगा, अतिरिक्त फ्लूइड होगा, उसको कहाँ एकत्र करके पुनः रक्त में पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा कह रहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि आपको जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपको क्या नाम है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगला आ जाता है गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जिसको, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जिसको डिग्रेडेट यानी कि जिसको हम अपघटित नहीं कर सकते, ऐसे पदार्थ को नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। यानी गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित या अपघटित या नष्ट नहीं किया जा सकता है, जिनका अपघटन बहुत लंबे समय में होता है। ये पदार्थ लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहे, जैसे प्लास्टिक वगैरह है, अगर आप इसको दबा तो डिग्रेडेबल होता ही नहीं है, जल्दी अपघटित नहीं होता है। तो ऐसे कुछ और पदार्थ होते हैं जो विघटित होते हैं, यानी अपघटित हो जाते हैं, लेकिन उनको अपघटित होने में बहुत समय लगता है, तो ऐसे पदार्थों को नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस कहा जाता है। जिसमें आपका प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, कांच है, धातु के डब्बे हो गए, थर्माकोल हो गए, ये सभी इसके उदाहरण के तौर पर आते हैं। अगला देखते हैं पोषी स्तर क्या होता है। पोषी स्तर यानी पोषी स्तर आहार श्रृंखला या आहार जाल में किसी जीव की स्थिति या स्तर को दर्शाता है, जो यह बताता है कि वह जीव ऊर्जा और पोषण किस स्रोत से प्राप्त कर रहा है। यानी जो आपका ट्रॉफिक लेवल होता है, ट्रॉफिक या पोषी स्तर आहार श्रृंखला का मतलब होता है कि एक सीरीज से चलता है। पहले आपके उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता 3 हो जाते हैं, प्राथमिक द्वितीय करते थे। तो पहले उत्पादक से जो भोजन बनेगा यानी पौधों द्वारा, उसको प्रथम श्रेणी लेगा, फिर द्वितीय श्रेणी लेगा, फिर तृतीय श्रेणी लेगा। तो इस तरीके से एक सीरीज रहती है, तो इसको हम लोग खाद्य जाल कहते हैं या आहार श्रृंखला कहते हैं। जाल में क्या होता है कि एक ही चीज को कई लोग खाते हैं, फिर उसको कई लोग खाते हैं, तो एक जाल सा बन जाता है, तो उसे आहार जाल कहते हैं। दोनों अलग अलग टॉपिक होते हैं, दोनों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका पोषी स्तर बता रहा है, यानी पोषी स्तर आहार श्रृंखला या आहार जाल में किसी जीव की स्थिति या स्तर को दर्शाता है, जो यह बताता है कि वह जीव ऊर्जा और पोषण किस स्रोत से प्राप्त कर रहा है, ये स्तर बता रहा है। अगला है ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म क्या होता है कि ब्रायोफिल्म एक ऐसा पौधा है जो कायिक प्रवर्धन यानी कि सोमैटिक सेल्स के द्वारा इसका क्या नाम है, जनन होता है। उससे स्वतः एक नए पौधे की उत्पत्ति होती है बिना जनन के। तो कायिक प्रवर्धन का प्रमुख उदाहरण माना जाता है, ब्रायोफिल्म कायिक प्रवर्धन का मुख्य उदाहरण माना जाता है। इसमें पत्तियों के किनारों पर कलिकाएं बनती हैं, जिससे एक नए पौधे का निर्माण, इसकी पत्तियों पर ही कलिकाएं बन जाती है और एक नए पौधे का निर्माण होता है। ये ब्रायोफिल्म के अंतर्गत यानी कि ब्रायोफिल्म होता है। विशेषताएं क्या होती है इसकी कि पत्तियां द्वारा यानी पत्ती द्वारा कायिक जनन होता है, जनन करता है। पत्तियों के किनारों पर बनी कलिकाएं मिट्टी में गिरकर नए पौधे को बनाती है। मूल पौधे के समान गुणों वाले पौधे उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो ब्रायोफिल्म अगर उससे निकला है तो उसी के जैसा सेम यानी कॉपी, इसी को क्लोन कहते हैं, उस पौधे का निर्माण कर लेती है। अगला देखते हैं 14 नंबर क्या है, बीज। बीज क्या है? तो बीज किसी पौधे का यानी कि बीज पुष्पी पौधों की एक की वह संरचना है जिसमें भ्रूण यानी एम्ब्रियो सुरक्षित रहता है। यानी बीज के अंदर जो होता है कॉटिलिडॉन होता है, उसके अंदर चीजें पाई जाती है, यानी कि ओव्यूल होता है, वो पाया जाता है, उसमें भ्रूण का निर्माण होता है। तो वही कह रहा है कि अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर उसमें नया पौधा विकसित होता है और बीज का निर्माण निषेचन के बाद होता है, यानी कि जो बीज बनता है वो निषेचन के बाद बनता है। ये होता है क्या नाम है, बीज, और इससे एक नए पौधे की उत्पत्ति होती है। विशेषता क्या होती है कि इसमें भ्रूण, भोजन, भंडार एवं बीजावरण होते हैं, यानी कि जो बीज होगा उसके अंदर भ्रूण होगा, भ्रूण के चारों तरफ भोजन का भंडारण जिसे कॉटिलिडॉन कहते हैं, और उसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाएगा जिसे बीजावरण कहते हैं। उसके अलावा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बीज सुरक्षित रह सकता है, यानी ये इतना ज्यादा सुरक्षित होगा कि उसके अगर एंटी इन्वायरमेंट है तो वो उसमें सुरक्षित रहता है, वो खराब नहीं होता है जल्दी। उसके बाद बीज पौधे के प्रसार का मुख्य साधन है, यानी कि बीज को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, ये प्रसार कहलाता है। कि यानी यहाँ से आप मतलब इंडिया से बाहर ले सकते हैं या एक जिले से दूसरे जिले में ले जाते हैं, तो इस तरीके से इसका प्रसार किया जा सकता है। चौथा पॉइंट आपसे कह रहा है कि अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरण करता है। जब इसकी अनुकूल परिस्थिति आएंगी तो ये बीज से एक नए पौधे की उत्पत्ति होती है, तो ये इसका बीज का उदाहरण है, विशेषता होती है। सॉरी, पौधों में उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन यानी उद्दीपन पौधे की वह क्षमता है जिसके द्वारा वे पर्यावरण की कमी
किसी उत्तेजना यानी स्टिमुलस पर प्रतिक्रिया करते हैं, इसे संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी कहते हैं, यानी भी कहते हैं। पादप प्रकाश, स्पर्श, गुरुत्वाकर्षण आदि के प्रति प्रतिक्रिया करता है। यानी जिससे हम लोग अभी आप इससे पहले टॉपिक में पढ़ते हैं प्रकाश अनुवर्तन, यानी कि पौधे क्या होते हैं कि जिस तरह प्रकाश पड़ेगा उसकी तरफ उद्दीपित होंगे और उसी की तरफ वो गपकने लगते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में एक पौधा आप लगाइए और जिधर से रोशनी आएगा तो प्रकाश के मिलने से जो पौधा होगा वो उसी की तरफ झुकता हुआ चला जाएगा और ग्रोथ करते हुए प्रकाश जिधर से रोशनी आ रही है उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। जिसे कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। एक होता है गुरुत्वानुवर्तन, यानी कि जड़ें जो होती हैं गुरुत्व के कारण नीचे की तरफ बढ़ती हुई चली जाती हैं, जिसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जड़ का नीचे का बढ़ना यह क्या कहते हैं जियोट्रॉपिज्म कहलाता है, यानी कि गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। तो ये होता है उद्दीपन। उसके बाद हम लोग 16वां देखते हैं पौधों में गति। पौधों में गति यानी पौधों में गति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे या उनके भाग स्थान या स्थिति बदलते हैं, चाहे वह बहुत धीमी गति मतलब यह बहुत धीरे धीरे करते हैं, धीरे ही क्यों ना करते हो लेकिन गति करते हैं। अब जैसे अस्थायी गति यानी ग्रोथ मूवमेंट क्या होता है, लंबाई या आकार में परिवर्तन होना। धीरे छोटा पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा, उसका आकार बढ़ेगा, तो ये भी एक प्रकार की गति कहलाती है। उसके अलावा आप देखें जैसे तनों का प्रकाश की ओर बढ़ना फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा, ये भी एक प्रकार का गति है। छड़ी की गति क्या होती है, छड़ी गति में उत्तेजना पर प्रतिक्रिया होती है, दिशा में स्वतंत्र होते हैं। जैसे मिमोसा की पत्तियों का सिकुड़ना, स्पर्श करना, जिसे हम लोग छुई में कहते हैं, या इसे हम लोग ज्यादातर लाजवंती के नाम से भी जानते हैं। तो इनको आप टच करेंगे तो पौधे सिकुड़ जाते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्षणिक मूवमेंट कहलाता है। तो ये इसकी गति होती है। अगला आता है मानव मस्तिष्क। इस पे टिप्पणी लिखने के लिए आता है मानव मस्तिष्क पे। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। याद रखिए जो टिप्पणियां आपको बताई जा रही है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। यानी टिप्पणियां केवल टिप्पणी के आधार पर नहीं बनाया गया, ये क्वेश्चन भी है जिसको आप जो आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। जैसे यही क्वेश्चन पूछा मानव मस्तिष्क पर टिप्पणी लिखिए या मानव मस्तिष्क का वर्णन कीजिए, तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। क्या है देखिए, मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे प्रमुख भाग है जो शरीर की सभी क्रियाओं, संवेदनाओं और मानसिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह खोपड़ी यानी कि जो हमारा कपाल होता है खोपड़ी के भीतर स्थित होता है, यानी कि ब्रेन के जो ब्रेन होता है कपाल गुहा के अंदर स्थित होता है। अब इसमें क्या मुख्य विशेषता और कार्य क्या होता है, जैसे संवेदी नियंत्रण यानी आंख, कान, त्वचा आदि से आने वाली संवेदनाओं को ग्रहण करता है, यानी कि जो भी चीजें जैसे हम सेंसरी ऑर्गन कहते हैं उन सभी का नियंत्रण हमारा मस्तिष्क करता है, यानी कि ब्रेन करता है। दूसरा पॉइंट यानी कि गतिशील नियंत्रण, यानी मांसपेशियां जो मसल्स होते हैं अंगों की गति को नियंत्रित करता है कि हम किस तरफ इसको उठाते हैं करते हैं, तो ये मांसपेशियां जो गति करती है इसका नियंत्रण भी यही करता है। तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है बौद्धिक क्रियाएं। बौद्धिक क्रियाएं क्या है, बौद्धिक क्रिया यानी कि जो सोच है, आप जो सोचते हैं, आप जो याद करते हैं, निर्णय लेते हैं और जो कल्पना करते हैं, इन सभी को क्या करते हैं कि सोचना, स्मरण करना, निर्णय लेना और कल्पना में मुख्य भूमिका निभाता है ब्रेन। उसके बाद चौथा पॉइंट आपसे कह रहा है स्वचालित क्रियाएं, जो स्वतः चलित, जैसे हृदय स्वतः चलता है, इसको अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। स्वचालित क्रियाएं यानी कि हृदय की गति, श्वसन, पाचन जैसी स्वतः क्रियाओं का संचालन करता है। ठीक, उसके अलावा पांचवा पॉइंट आपसे कह रहे हैं कि भावनाएं और व्यवहार क्या होता है, मनोवैज्ञानिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है। ये हो जाता है आपका ये टॉपिक। लास्ट टॉपिक आपका प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स क्या है, यानी प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, सूक्ष्म कोशिकाएं रक्त में पाए जाने वाले सूक्ष्म कोशिकीय कण जो रक्त का थक्का जमने यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसे हम लोग प्लेटलेट्स का काम होता है थक्का जमाने में मदद करना, जिसमें थ्रोम्बोसाइट पाए जाते हैं। थ्रोम्बोसाइट क्या होते हैं कि जब हवा के संपर्क में आते हैं तो क्लॉट कर लेते हैं, यानी जम जाते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट का काम ये होता है, रक्त में पाए जाते हैं। जब कभी आपको चोट लगे या कट जाता है तो ब्लड सिक्रेट होता है, निकलता है, तो हवा के संपर्क में आने पर क्या होता है कि क्रिया कर लेता है थ्रोम्बोसाइट से और उसको जाल की तरह बना करके उसको जमा देता है। काम क्या है, रक्त का थक्का बनाना यानी चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकते हैं। रक्त वाहिकाओं की मरम्मत यानी कि क्षतिग्रस्त हिस्सों को ढकने का कार्य करते हैं, ढक जाते हैं चारों तरफ से, उसको ढकने का कार्य करते हैं। उसके अलावा रक्त का बहाव नियंत्रण करना यानी रक्त के स्राव को कम करने का कार्य ये करते हैं। तो ये 18 टॉपिक हैं आपके जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको अच्छे से तैयार करें। जो भी समस्या आपको आएगी उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। तो याद रखें ये 18 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इन 18 टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जाम में कई क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। और जूलॉजी का यानी कि बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है इनसे भी 18 टॉपिक यानी जो आपका टिप्पणी है इसके अलावा ये क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करें और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे रहें। थैंक यू, धन्यवाद।